क्या कभी आपने सोचा है अगर हमारी पृथ्वी बोल पाती तो वो क्या कहती? वो कहती कि मैं थक चुकी हूँ। अरे हाँ, हमारा अर्थ हमसे थक चुका है। वो थक चुका है इस पोल्यूशन से, वो थक चुका है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज से, वो थक चुका है ह्यूमन डोमिनेंस से, और हाँ, शायद हमसे भी, उनके बच्चों से भी। तो सर, इंडिया में प्रॉब्लम बड़ी है या लोगों के माइंडसेट बड़े हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कंपटीशन की बात कही है, वो कंपटीशन खुद ही एक गार्बेज जनरेशन की मेथडोलॉजी है। मैं आपको पूछूं, कभी आपने भगवान को देखा है? नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ, आई कैन शो यू गॉड, एंड दैट गॉड इज इन दैट बोतल ऑफ वाटर यू ड्रिंक। आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए, हमारी माता को बचाने के लिए, तो वो आप सारे वेदास में से लेके आए हो। तो सर, हम लोग इस डेवलपमेंट के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में, हम लोग हमारी कोर रूटेड वैल्यूज़ भूल गए हैं। और इस साल का हमारा स्कूल का वही मोटो है, इंडियन कोर वैल्यूज़। कि आज रेडियंट स्कूल का मैंने ये अंदर से विजिट किया तो इट्स अ डिफरेंट स्कूल ऑल टुगेदर। एंड से इफ़ आई नरेट, मैं अपनी जीवन की शुरुआत से मैं बात करूँ तो से इवन एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज थॉट कि मुझे कुछ ऐसा करके जाना है। और सर, बीइंग अ स्टूडेंट, बच्चों की बात करते हैं। हमारे स्कूल में ही बहुत सारे यंग माइंड्स हैं दैट वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, दे वांट टू स्टार्ट द बिजनेस इन फ्यूचर। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योरिस्ट, हाउ कैन यू मीन्स आप कैसे उनको बोलेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए? यू फ्रॉम दिस एज उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस माइंडसेट जो कोर आपका है, वो हमारे बच्चों में लाने के लिए व्हाट शुड दे डू? सारे स्टूडेंट्स को, जैसे आज आप 12th में हैं तो आपको एक अपना करियर पाथ सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। आपके पेरेंट्स में ये सोचा होगा कि आप डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी, या ये बनोगी, वो बनोगी, तो दे हैव डिसाइडेड समथिंग फॉर यू। भी फ़ोन को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को टच किए बिना रहो। 30 मिनट्स के बाद में यू फिक्स योर फिस्ट, आप अपनी मुट्ठी को एकदम पूरी ताकत लगा के बंद करो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रैवल कर रही थी और मैं वहाँ पे पहली बार गई थी। और जैसे ही मैं उस सिटी में एंटर कर रही थी, मुझे उस सिटी में बहुत बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक माउंटेन दिखा। मैं शॉक हो गई कि ओ माय गॉड, इतने फास्ट मूविंग वर्ल्ड की सिटी में इतना ब्यूटीफुल सा, इतना काम एंड कंपोज सा माउंटेन। जैसे ही हम उसके नज़दीक गए, मुझे उस माउंटेन में डंपर, ट्रक, लोडर दिखने लगे। मुझे समझ में नहीं आया वहाँ पे क्या चल रहा था। और जैसे ही हम नज़दीक गए उस माउंटेन की तरफ, और मैंने जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। मैंने देखा कि वो माउंटेन, वो पहाड़ मिट्टी का नहीं बल्कि कचरों का था। इस दृश्य ने मुझे एक गहरे सोच में डाल दिया कि अगर एक सिटी का वेस्ट इतना सारा है तो सोचिए पूरे दुनिया का कितना कचरा होता होगा। और इस एक गहरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे कि अगर आज हम कहते हैं हम डेवलप कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ डेवलप या प्रोग्रेस कर रहे हैं या हमारी प्रॉब्लम्स को दिन भर दिन बढ़ा रहे हैं? अगर आज हम हमारी खिड़की के बाहर देखें तो हमें ग्रीन बेल्ट नहीं बल्कि कंक्रीट बेल्ट दिखता है। साफ खुली हवा नहीं, पोल्यूटेड एयर मिलती है, और खुले हरे भरे खेत नहीं, मॉल्स और बिल्डिंग्स दिखते हैं। और नदियाँ साफ पानी से नहीं बहती बल्कि अपने साथ कचरा और गंदगी लेके बहती है। ये कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये है एक रियलिटी जो हम रोज देखते हैं बट कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब फ्रेश ऑक्सीजन लेना, खुली सांस लेना भी एक लग्जरी बन जाए, और पानी जिसकी आज हम बिल्कुल भी कीमत नहीं करते वो सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाए।
क्या कभी आपने सोचा है अगर हमारी पृथ्वी बोल पाती तो वो क्या कहती? वो कहती कि मैं थक चुकी हूँ। अरे हाँ, हमारा अर्थ हमसे थक चुका है। वो थक चुका है इस पोल्यूशन से, वो थक चुका है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज से, वो थक चुका है ह्यूमन डोमिनेंस से, और हाँ, शायद हमसे भी, उनके बच्चों से भी। तो हम जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं हम डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, क्या आपको लगता है हम उस डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए जिंदा बच पाएंगे? 2047 में जब हमारा भारत विकसित हो जाएगा, तब तक उस विकसित भारत का लुत्फ उठाने के लिए क्या आपको लगता है हम लोग जिंदा और स्वस्थ बच पाएंगे? नमस्कार, मैं जिया वोरा आप सभी का स्वागत करती हूँ ट्रिस्ट टॉक बिहाइंड द बुक्स के इस अगले पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट एकदम यूनिक है, क्योंकि आज का जो कन्वर्सेशन होने वाला है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपको गहरी सोच में डालने के लिए वो मजबूर कर देगा। और इस पॉडकास्ट के थ्रू हम जो चीज़ बुक्स में पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। और आज हम समझने वाले हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम और उसके साथ उसके सोल्यूशन की, क्योंकि हर कचरा वेस्ट नहीं होता। अगर सच्ची सोच हो और सही दिशा में हो तो उस कचरे को हम रिसोर्स बना सकते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट ने इस सोच को रियलिटी में बदल दिया है, जिन्होंने वेस्ट को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि रिसोर्स मान लिया है, जिन्होंने पोल्यूशन से सोल्यूशन में बदलने का जज्बा दिखाया है। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर नीरज मिथानी का। नमस्कार सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट कर पाए। Thank you so much, sir, for coming. It's a great pleasure for me too, and I'm really inspired कि आज रेडियन स्कूल का मैंने ये अंदर से विजिट किया तो it's a different school altogether. जो एंट्रेंस पे अपदीपो भवा, be your own lamp, that itself says everything about the school. So it's a different experience, and rather I am obliged to be at Radiant. सर, हम लोग बचपन में जब छोटे थे तभी हम लोग कार्टून देखते थे, और कार्टून में हर कार्टून की एक थीम रही है कि जब भी सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम में है और दुनिया खतरे में है, तभी एक मसीहा आता था, एक सुपर हीरो आता था और जू कर से सारे प्रॉब्लम्स को मिटाकर दुनिया को वापस खुशहाल और नॉर्मल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन लेके आता था। आप हमारे सोसाइटी के लिए मसीहा जैसा रोल प्ले कर रहे हो। अर्थ हमारा अभी वेंटिलेटर पर है, इट इज़ ऑन द स्टेज ऑफ डाइंग, क्योंकि हम ह्यूमन के ग्रीड के लिए जितने भी रिसोर्स जो फ्री में मिल रहे हैं हमें, उसमें से जितना हो सके उतना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सब कुछ, सारे रिसोर्सेज अभी सेचुरेशन लेवल पर आ गए हैं, और डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कचरा ऑलरेडी डंप्ड करके रखा है हमारे अर्थ पर। तो आप हमारे लिए एक मसीहा है। तो मैं चाहती हूँ आप अपने ऑडियंस को बताइए कि आप क्या करते हैं और आपकी कंपनी क्या करती है, और हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। कि आपको पहले से, आप छोटे थे तभी से आपको ये था कि नहीं, मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्क करना है, मुझे हमारी कंट्री के लिए वर्क करना है? It's a very important question to me, and say if I narrate, मैं अपनी जीवन की शुरुआत से मैं बात करूँ तो say even as a child I always thought कि मुझे कुछ ऐसा करके जाना है कि at least I be of some value to the earth, और ये that is the journey of finding the purpose, और ये finding of purpose बहुत आगे तक चलता रहा। In my early careers I was a director for an oil and petroleum company, और ये कंपनी में काम करते वक्त मेरा ये नज़रिया मेरे अंदर एक तोपा गया था, और जो इनबिल्ट बन चुका था कि थर्ड वर्ल्ड वार विल बी फॉर द पेट्रोलियम और फॉर द फ्यूल। और तब मेरी कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि ये पानी के लिए जो बोल रहे हैं वो गलत एडवोकेसी कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वार कैन नॉट बी फॉर वाटर, इट शुड बी फॉर द पेट्रोलियम। इवन आज के दिन में भी जो युद्ध चल रहा है वो पेट्रोलियम के लिए चल रहा है, पानी की तो बात ही नहीं है। तो पानी कैसे थर्ड वर्ल्ड वार के लिए इंस्टिगेट कर सकता है? बट
एक दिन अचानक से मुझे मेरा फील्ड चेंज करना पड़ा और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो सोचा कि लेट मी ट्राई विथ वाटर ऑल्सो। पेट्रोलियम के साथ में मैंने बहुत काम कर लिया, तो मैं लेट मी ट्राई विथ वाटर। और जैसे जैसे एक एक दिन गुजारा, एक एक घंटा गुजारा, तो मेरा ये कन्विक्शन 100% बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फर्म एंड डिटरमाइंड हो गया कि अगला वर्ल्ड वार को छोड़ दो, वर्ल्ड वार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बचेगी तो वार होगा। जब हमारा अपने पड़ोसी के साथ भी जो झगड़ा होगा वो भी पानी के लिए ही होगा। इट्स एन सो एसेंशियल रिसोर्स, वी आर एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ इट्स यूटिलिटी। मैं आपको पूछूं, कभी आपने भगवान को देखा है? नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ, आई कैन शो यू गॉड, एंड दैट गॉड इज इन दैट बोतल ऑफ वाटर यू ड्रिंक। केमिकली मैं आपको पहले कन्विंस करूँ कि H2O वाटर, उसका मोलिकुलर वेट 1 + 1 + 12 14, बाकी सारे 14 मोलिकुलर वेट के सारे एलिमेंटल उसमें देख लीजिए, all are gases. Yes. This is the only liquid. It's a universal solvent. Yes. It's termed universal solvent. Yes, termed. बाकी सारे next universal solvent starts from 256 plus molecular weight. Yes. Yes. So it's a universal solvent. It exists at the same temperature in all three different formats: Yes. solid, liquid, and gas. Yes. Right? And at all the stages, solid, liquid, या gas stage, it ensures the livability on this earth. Right? Yes. So, और भगवान कौन हो सकता है? और ये भगवान की हम क्या कदर करते हैं? What do we do for this water? What do we do for this mother earth? हम अपनी संस्कृति में पृथ्वी को माता कहते हैं, अपने देश को अपनी माँ कहते हैं। हम अपने देश के लिए क्या करते हैं? हम अपनी माता के लिए क्या करते हैं? Are we same respectful for our mother earth, for our mother country, for all these resources what we are gifted? Are we say faithful कि हम ये रिसोर्सेज का एप्ट यूज़ कर रहे हैं? क्या हमें ये चिंता है कि हम अपनी जनरेशन को आगे क्या देके जाने वाले हैं? क्या हमें ये चिंता है कि ये रिसोर्सेज कल ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो ये सब चिंताओं में से एक रास्ता ढूंढने का चैलेंज मिला, और वो चैलेंज से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने पहले एक जर्मन कंपनी के लिए काम किया, वो एक वाटर सॉफ्टनर बनाती थी, और वो वाटर सॉफ्टनर मैंने इंडिया में प्रोपोगेट करने की कोशिश करी। तो तब जाके समझ में आया कि उनका जो वाटर हार्डनेस का वैल्यू था वो 20 ppm था, और हमारे यहाँ जो बोटल वाटर आता है वो 300 ppm है। तो सॉफ्ट वाटर का तो कोई डेफिनेशन फिट ही नहीं बैठता। जर्मन प्रोडक्ट्स इंडिया के लिए फिट ही नहीं हो सकती। हमारी सूरत के तापी के किनारे मोटा वराछा में हमारा TDS लेवल 1500 से 1800 है, जो पीने लायक पानी नहीं है। अभी हमारे सारे रिसोर्सेस को हमने ये हद से पोल्यूट कर दिया है, तो व्हाट इज द वे बैक होम? वापस जाने के लिए हम वहाँ जवाब देना पड़ेगा कि हमने अपनी पृथ्वी को क्या करके दिया। तो देर मेरी रिटर्न जर्नी शुरू हुई है, और उसको मैं एंड पॉइंट नहीं कहता हूँ, मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहता हूँ। हमारे जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो फूड हो, चाहे वाटर हो, चाहे कोई भी रिसोर्सेज हो, वो सारे रिसोर्सेज शेयर्ड रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज पे सबका समान अधिकार है, और ना सिर्फ इंसानों का, ये सृष्टि पे जितने भी जीव है उन सबका समान अधिकार है। इसलिए हमने ये जो कंट्री का जो कंसेप्ट बनाया था, ये कंपनी जो जिस दिन फॉर्म करनी थी, तब हमारी सोच में ये था कि हाउ डज द नेम सजेस्ट दैट वी आर इंक्लूसिव? नेम इटसेल्फ शुड बी इंक्लूसिव। तो कैसे सजेस्ट करें? मैं मेरी मम्मी को नॉर्मली मम्मी कहता हूँ, कभी प्यार से बा बोल देता हूँ। तो
मेरी बा सबकी बा हो सकती है, सबकी बा है, सबकी माँ है। अपनी दादी को भी हम बा कहते थे, नानी को भी बा कहते थे। तो नानी भी माँ है, बा है, मम्मी भी बा है, दादी भी बा है, ये पृथ्वी भी हमारी बा है। True. तो ये बा से इंस्पायर्ड है, हम अपनी माँ से इंस्पायर्ड है, तो माँ के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये दैट्स a tribute to the mother. So inspired by mother, we all are in fact inspired by our mothers. Our mothers are our sole source of inspiration. True. So why don't we say to the world that we are inspired by our mother, and our mother is not the only one who has given us the birth. All these resources are our mother. All this entire earth is our mother. This country is our mother. So it's Ba Prerna, and that is how the journey started. और हमारी कंपनी के बारे में 2-3 चीज़ें बता दूँ। हम शायद दुनिया की पहली एक 360 डिग्री सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन कंपनी है। हम कंसल्टेंसी नहीं देते हैं, हम खाली सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेंट्स बहुत होते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वी आर द एग्जीक्यूशनर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशंस पे हम काम करते हैं, और 360 डिग्री होल फुल सर्कल, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा छोड़ा नहीं है जो हम नहीं करते। और ये सारे सॉल्यूशंस हमारी पूरी साइंटिस्ट की टीम है, उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन करके रख चुके हैं, और ये सारे सॉल्यूशंस वेल डिफाइंड है एकदम पूरा फॉर्मेट के साथ में। और कंपनी का सबसे पहला फर्स्ट रुपी ऑफ द कंपनी was spent on 2 hospitals, and that 2 hospitals are for birds and animals. It is 100% free for birds and animals, not just pet birds and pet animals, migratory जंगल वाले या कोई भी बर्ड्स एंड एनिमल्स, या इवन कोई भी पेट भी एनिमल लेके आता है, 100% इट्स फॉर फ्री फॉर देम। इट्स इक्विप्ड विथ ICU, और एवरी ईयर वी आर रिलीजिंग अराउंड 10,000 माइग्रेटरी बर्ड्स। और 2 हॉस्पिटल्स है हमारी, एक भावनगर डिस्ट्रिक्ट में ये सीहोर के पास में है, और दूसरा हमारा द्वारका के पास में गणेशगढ़ में है। गणेशगढ़ में वी आर मेनली ट्रीटिंग द माइग्रेटरी बर्ड्स, और इनके लिए नॉट जस्ट द ट्रीटमेंट, कंप्लीट रिहेबिलिटेशन के सारे रिसोर्सेज है। सो सेकेंड रुपी वॉज स्पेंट ऑन ए वेरी ह्यूज लैंडस्केप, जहाँ पे हमने इनके लिए एक मियावाकी फॉरेस्ट बनाया, और वो फॉरेस्ट में इनका रिहेबिलिटेशन होता है। तो वहाँ पे आपको अजगर भी मिलेंगे, और वहाँ पे आपको जंगली पिग्स भी मिलते हैं। यू फाइंड ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज़। वी ऑल्सो हैव ट्रीटेड जो लेपर्ड्स हैं, फिर वी हैव इवन ट्रीटेड लायंस। सो वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विथ द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, और इन सब के साथ में मिलके, मतलब बिफोर वी स्टार्टेड आवर कंपनी, the first good thing we started from our own resources was these 2 hospitals. और आज भी every year कोई भी बजट, नॉर्मली हम अपनी इनकम के 10% एलोकेट करते हैं, हम अपने बजट के 25% एलोकेट करते हैं, और फिर वो बजट के हिसाब से हम कमाना शुरू करते हैं। एंड विद गॉड्स ग्रेस एंड विद द ग्रेस ऑफ ऑल दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स हु हेल्प अस फुलफिल आवर टारगेट्स टू ट्रीट देम, तो उनकी बदौलत दिस इज द वे वी आर डूइंग। से द एनर्जी इज द क्राइसिस टुडे। तो एनर्जी क्राइसिस के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी में वी आर डूइंग ए गीगावाट स्केल प्रोजेक्ट। Our first phase of the project is 6 gigawatt, and that is in a single location, India's largest single location gigawatt renewable energy project we are working with. And recently हमने एक गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ में एक MOU साइन किया है, वेरिन हम मिड सी में एक वेसल फ्लोट करके उसमें हम सी वाटर से, खारे पानी से हम हाइड्रोजन, एमोनिया और ऑक्सीजन तीनों बनाएंगे, और उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी लगेगी 100%, जो ऑन शोर से रिन्यूएबल एनर्जी अंडर वाटर केबल से वो वेसल तक जाएगी जो मिड सी में एंकर्ड है, और वहाँ से 100% रिन्यूएबल एनर्जी ओरिएंटेड
हाइड्रोजन, एमोनिया और ऑक्सीजन बनेगा और वो सीधा एक्सपोर्ट हो सकता है वेसल टू वेसल कनेक्शन से. सो इट्स ए यूनिक कंसेप्ट एंड दिस कंसेप्ट वी आर ब्रिंगिंग इन टू इंडिया. जो मैं खास करके देखता हूँ वो हमारा सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी जो है उसमें हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को फर्दर सेग्रीगेट करके इसको फर्दर रिफाइन करके इसमें एक इंडस्ट्रियल फ्यूल बनाते हैं जिनको पब्लिक आमतौर से RDF के नाम से जानती है. इट्स रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल. तो कचरे में से बना हुआ फ्यूल है और ये कोयले से at all times, not in this condition, but at all times वो कोयले से आमतौर पे कैलोरिफिक वैल्यू कंपैरिजन में 30 to 40% तक हमेशा सस्ता रहता है. और दूसरा हम बनाते हैं उसमें से एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट, और ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट की हमने एनरिचमेंट करके, वो एनरिचमेंट भी हम 100% नेचुरल रिसोर्सेज से करते हैं. यू विल बी सरप्राइज, वो एनरिचमेंट नीम के तेल से होता है और नीम के तेल से इसमें हम ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू यूरिया. हमारा एक निशक पोषण करके एक प्रोडक्ट है, इट्स दानेदार फर्टिलाइजर है, इट्स इक्विवेलेंट टू यूरिया. और ये यूरिया को रिप्लेस करता है. लेकिन यूरिया से अच्छा कैसे है कि यूरिया जैसे ही आप ज़मीन पे किसान फेंकता है, जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ऑलमोस्ट everything evaporates. Hardly 4% remains with the root. खाली 4% रूट इसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है. हमारा जो फर्टिलाइजर निशक पोषण है वो सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट बनी है और वो रूट के साथ में सिम्बायोसिस करके जीता है. जो रूट बैक्टीरिया को शुगर मॉलिक्यूल देता है तब बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन फिक्स करके वापस करता है. तो ये नाइट्रोजन का रेडी सोर्स 48% नाइट्रोजन इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, लेकिन जब रूट को चाहिए तभी देगा, तब तक देता रहेगा जब तक रूट को चाहिए. और ये सब 100% इंडियन ओरिजिन साइंस है. इसमें 100% आयुर्वेदा है, 100% इंडियन माइथोलॉजिकल नॉलेज है. ये कहीं से बाहर से कोई भी टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट नहीं करी है. इट इज़ ऑल 100% इंडियन वैदिक साइंस विच वी हैव इम्प्लीमेंटेड. ऐसे तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा कचरे से बना एक फ्यूल बना, दूसरा बना हमारा फर्टिलाइज़र. और अभी भी हमारे पास कुछ बहुत सारे इनर्ट्स ऐसे बच गए. तो इनर्ट्स का क्या करें, वो तो लैंडफिल साइट पे कंपलसरी एज पर रूल हमें फेंकना ही पड़े. नहीं, नॉट दैट. अभी हमने वो इनर्ट से हमने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो चाहे कोई भी तरह का डेजर्ट हो या सलाइन डिग्रेडेड लैंड हो या कोई भी प्रकार का डिग्रेडेड लैंड हो, उसको वो कचरे में जो कंपोनेंट कोई यूज़ नहीं कर सकता वही कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम इसको कोई भी तरीके से ख़राब हुई ज़मीन को हम रिवाइव कर सकते हैं. और नॉट जस्ट ज़मीन बट जो मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स गुजरात का बहुत बड़ा 1600+ किलोमीटर का हमारा कोस्टल बेल्ट है. बहुत मैंग्रोव्स पहले होते थे लेकिन मैंग्रोव्स को समहाउ डिस्ट्रॉय कर दिया. अब ज़मीन इतनी कॉम्पैक्ट हो गई कि वहाँ पे वापस मैंग्रोव लग नहीं पाएंगे. तो वो कॉम्पैक्शन को रिलीज करने के लिए हम ये अपनी वेस्ट डिराइव्ड प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं और उससे वापस मैंग्रोव को एस्टेब्लिश होने की जगह देते हैं. वो पानी में भी है और वो कोई भी केमिकली या एनवायरमेंटली या एंथ्रोपोजेनिकली डिग्रेडेड लैंड है उसको हम 100% विद इन फ्यू मंथ्स हम उसको रिवाइव करके देते हैं. आयुर्वेद मतलब धीरे धीरे नहीं है, ये इंस्टेंट है, इंस्टेंट. अभी रही बात पानी की, तो नॉर्मली वी आर अवेयर ऑफ सीवेज. सीवेज ट्रीटमेंट के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सब जगह बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रखे हैं. लेकिन आप अगर ट्रेन से पास होते हो और वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के आउटपुट्स को देखते हो तो आपको लगता नहीं कि वो ट्रीटेड वाटर है. ट्रीटेड वाटर होता तो तापी इतनी गंदी नहीं होती, नर्मदा इतनी गंदी नहीं होती, गंगा इतनी गंदी नहीं होती. तो ट्रीटेड वाटर नहीं है. इनफैक्ट इतना बड़ा वॉल्यूम है वो लोग हैंडल करते हैं कि ठीक से ट्रीट नहीं कर पाते. हमने 3-4 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से एक लिक्विड बनाया. आई विल टेल यू द इंग्रेडिएंट्स आल्सो. वन इज, एज आई सेड, नीम ऑयल. नीम ऑयल से हमने 40
प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करिए खाली नीम ऑयल से, और 40 प्रोडक्ट्स के एक एक के ईच एंड एवरी प्रोडक्ट उनकी जो बिहेवियरल पैटर्न है वो अलग है। एक कोएगुलेंट के रूप में काम करता है, एक फ्लोक्युलेंट के रूप में काम करता है, एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है, तीसरा इसको डिओड्राइजर के रूप में काम करता है। हर चीज़, और एक चीज़ सारी का चीज़ सारे एक इंग्रेडिएंट सारा काम नहीं कर सकता। मतलब यही सेम नीम ऑयल उसको हमने सेग्रीगेट करके उसमें से 40 प्रोडक्ट बनाए हैं। और जो हमने ये सीवेज ट्रीटमेंट के लिए सॉल्यूशन बनाया है उसमें एक इंग्रेडिएंट है नीम ऑयल, दूसरा आप जो नॉर्मली गुजराती में जिसको सरगवा बोलते हैं और हिंदी में इसको सहजन बोलते हैं, ड्रमस्टिक। अभी जो एकदम हॉट फूड आइटम है प्रोटीन कंटेंट के लिए, तो ये ड्रमस्टिक का पाउडर है। तीसरा अपने हर घर में होता है तुलसी, तुलसी का एक्सट्रैक्ट है। और चौथा जैसे आप जिसको हिंदी में रीठा बोलते हैं और गुजराती में अरीठा बोलते हैं, ऐसा ही एक देयर इज ए स्मॉल नट which is called cleaning nut. Okay. Arita is a sort of cleaning nut. Yes. तो ये cleaning nut, ये 4 ingredients को मिला के हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। वो कोई भी सीवेज में डाल के घुमा लो 1 मिनट के लिए, and you allow it to rest for 20 minutes. The output is clear, drinkable water. Oh my God. It's potable water. एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट कि आई कैन ड्रिंक दैट सीवेज। जो 5-10 मिनट पहले सीवेज था उसको मैं पी के दिखा सकता हूँ। इट्स ए ट्रीटेड सीवेज, इट्स ए पोर्टेबल वाटर। और बाकी जो हमारे कन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसमें हम लास्ट में बहुत सारा क्लोरीन डोज करते हैं। हाँ। तो ये क्लोरीन ये कैंसर का कारक है। इट्स नोन फॉर इट्स कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। हमारी गवर्नमेंट ने स्विमिंग पूल में क्लोरीन को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, पर पीने के पानी में हम डिक्लोरिनेशन नहीं करते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर ही पिलाते हैं, तो हम कैंसर को प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो ये क्लोरीन का हमने, ये क्लोरीन जरूरी नहीं है बिल्कुल। डिसइंफेक्टेड वाटर है, नीम ऑयल वाला, तुलसी वाला। तुलसी वर्क्स एज ए डिओड्राइजर, तुलसी वर्क्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो COD BOD वैल्यूज है उसको न्यूट्रलाइज तुलसी का एक्सट्रैक्ट करता है। ये सारा आयुर्वेद में था, हम भूल गए, हम इसमें बिलीव नहीं करते आज की डेट में। तो ये इंस्टेंटली आपको एक पोर्टेबल वाटर सीवेज से बन के मिल गया। तो अगर खाली हम अपनी सीवेज को खाली इंडिया में रिलीजियसली ट्रीट करना शुरू करें तो हमारी जो वाटर स्केर्सिटी है वो डे 1 पे खत्म हो गई। एग्रीकल्चर के लिए जो हम नदी का अच्छा वाला पानी यूज करते हैं, नदी जब बोलता हूँ तब मेरे दिमाग में है कि वो अच्छा वाला पानी नहीं है। शायद मैं लास्ट जनरेशन रहूंगा कि जिसने कभी नदी में डुबकी मारी थी। आप लोगों ने तो नदी देखी नहीं है, आप जो देखते हो नदी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एंड यू आर अनलकी गाइज दैट यू डोंट हैव सीन द रिवर। तो ये एग्रीकल्चर के लिए हमें ये रिसोर्सेज अच्छा वाला पानी जिसको बोल सकते थे वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। हम ट्रीटेड वाटर सीधा यूज़ कर सकते हैं, कार वॉश में हम ट्रीटेड वाटर यूज़ कर सकते हैं, अपने घर के या बिल्डिंग के गार्डन में ये ट्रीटेड वाटर यूज़ कर सकते हैं। पूरा 100% पानी। टॉयलेट फ्लशिंग में व्हाई डू यू वेस्ट फ्रेश वाटर? तो हम ये सारे ये पानी को हमारी अगर एक इंटरनल हमारे अंदर एक ग्रंथि बनी हुई है कि वो गंदा पानी पीने लायक नहीं होता है। ये दिस टेस्ट जो मैं अपना रिएजेंट बोल रहा हूँ, दैट टेस्ट हैज सरपास्ड ऑल द पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब्ड नॉट जस्ट बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स, USA, UAE, यूरोप सारे स्टैंडर्ड्स में वो पास कर चुका है। और अभी वो हमने इंडिया में किया। अभी सीवेज के अलावा मतलब 70-80% इज द सीवेज वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स भी हैं बहुत सारे। तो हर एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए वी हैव ए रिएजेंट फ्रॉम ऑल दिस कॉम्बिनेशंस। और यही सारे कॉम्बिनेशंस और इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 100% नेचुरल इन नेचर है। और इनसे हम टेक्सटाइल वेस्ट वाटर, कलर्ड वाटर है, उसको हम इंस्टेंटली चुटकी बजा के 2 बूंद डाली और कलर गया, दिखता है नज़र के सामने।
सारे जादू नहीं है, ये सारा साइंस है। तो ये सारा साइंस हम अपने एंशंट बुक से हम निकाल के लाए हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई भी गंदे से गंदा पानी, COD वैल्यू कितनी भी हो, वी हैव ए रिएजेंट, वी ऐड इट, वी मिक्स इट, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स it's all settled. So that is what the part of my journey or my team's journey. It's not my journey, it's a team journey. Definitely. And it's a shared journey, and this shared journey has brought us to a solution कि हम कह सकते हैं कि हम 360 डिग्री सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। रही बात दो रिसोर्सेज की बात करी हमने, एक लैंड रिसोर्सेज, दूसरा हमने वाटर रिसोर्सेज, अभी एयर रिसोर्सेज और भी बाकी रह गया है। पोल्यूशन। तो पोल्यूशन और सोल्यूशन में स्पेलिंग में क्या फर्क है? P और S का। P और S का। तो हमने जब P के बाद इसको P हटा के S से रिप्लेस कर देते तो सोल्यूशन हो गया। इतना सिंपल है। तो हमने ये सोल्यूशन भी हमने बना रखा है। आई वर्कड विथ से one of the Earth's fastest oxidizing agent, ओजोन, जो ओजोन लेयर के बारे में हम चित परिचित हैं। लेकिन ये ओजोन पे हमने मेरी लाइफ में मैंने इतना ज़्यादा काम किया, तो मतलब 90+ इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिसमें आज केमिकल यूज़ होते हैं। विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स वी कैन ट्रीट इट विथ ओजोन। नॉट जस्ट ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसिंग विथ ओजोन। डिसइंफेक्टेंट विथ ओजोन। ये पिंपल्स है, ओजोनेटेड वाटर से यू वॉश योर फेस डेली एंड आफ्टर 10 days you will never find a pimple on your face. So this is the wonder and it's all natural products. ओजोन नेचर की प्रोडक्ट है। तो ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो नेचर से इंस्पायर्ड है, इसलिए हमारी कंपनी मदर से इंस्पायर्ड है। इसीलिए ये जर्नी इज 100% डेडिकेटेड टू आवर मदर, whoever we consider as our mother, not just that देवी माँ that sits in the temple. ये देवी माँ तक तो तब पहुंचोगे जब ये रास्ते को साफ करके वहाँ से चलोगे। तो ये, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आज मैं आपके कलीग्स के साथ में भी डिस्कस कर रहा था कि सबसे बड़ा गार्बेज कहाँ है? दिमाग में। तो ये दिमाग का गार्बेज अगर हम इफेक्टिवली ट्रीट कर पाए तो दुनिया में कोई गार्बेज नहीं है, फिर दुनिया में गार्बेज बन ही नहीं सकता। और जब दिमाग ठीक रहेगा तब हम सारे रिसोर्सेज को शेयर करके इफेक्टिवली कंजर्वेटिवली यूज़ करके इसको हम जवाबदेह बनेंगे, हम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे और तब जाके कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। That's the actual nature or the actual solution to this problem. So pollution and solutions are brothers. Yes. अभी इंडिया जैसी कंट्री को अगर डेवलप होना है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, विकास, तो हमने छूट ले रखी है कि हमें पोल्यूट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, पोल्यूट करना पड़ेगा। विल बी सरप्राइज्ड, इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो वहाँ के पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को माइग्रेट करके इंडिया में डाला जा रहा है। हमारे नॉर्म्स थोड़े लूज है, हमारी ग्रीड थोड़ी ज़्यादा है, तो हमने छूट दे रखी है। तो जो यूरोपियन कंपनी यूरोप में ऐसे घूमते हैं वो इंडिया में पोल्यूट करते हैं। तो ये हमारे नॉर्म्स लूज है, हमारी ग्रीड ज़्यादा है। अगर हमारी ग्रीड्स को या हमारे रिसोर्सेज के ऊपर हम अपना अधिकार समझे, आज हम अपना अधिकार भी नहीं समझते। हम डिमांड करते हैं अपने अधिकारों की, लेकिन अपने अधिकार को समझते नहीं। अपने अधिकार को ठीक से समझ लिया, फिर हम समझेंगे कि ये आज जो पानी बह रहा है नदी में, वो ना सिर्फ मेरा है, मेरे सब सहनिवासी, पृथ्वी पे सहनिवासी जितने भी हैं उन सब का भी है और मेरे आने वाली पीढ़ियों का भी है। तब जाके हम ये गार्बेज को साफ कर पाएंगे। तो ये मसीहा वाला जो आपने बताया था, इट्स नॉट मसीहा। मसीहा लिव्स विद इन आवर सेल्फ, वी ऑल आर मसीहा। आज अपने घर से ये क्लीन मी मूवमेंट शुरू करेंगे
तो देन इट्स ऑल क्लीन। सोया हुआ मसीहा है हम सब में, उसको जगाने की जरूरत है। Why do we expect कि वो कार्टून मूवी वाला मसीहा आके ही हमें बचाएगा, वो हीरो आके ही हमें बचाएगा, क्यों हम अपने आप को न बचाएं? यस। तो सर आपने बोला आपके आंसर में कि आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए, हमारी माता को बचाने के लिए, तो वो आप सारे वेदास में से लेके आए हो। तो सर हम लोग इस डेवलपमेंट के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग हमारी कोर रूटेड वैल्यूज़ भूल गए हैं। और इस साल का हमारा स्कूल का वही मोटो है, इंडियन कोर वैल्यूज़। तो सर आपने मेंशन किया कि सबसे बड़ा गार्बेज सेंटर जो है पूरे दुनिया का वो ह्यूमन ब्रेन है। तो ये ह्यूमन ब्रेन क्यों है? मैं अभी आपको एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो आज मैं आपके कलीग्स सबके साथ में भी डिस्कस कर रहा था, ग्लोबली इंडियन माइंड इज द बेस्ट माइंड। हमारा एरिथमेटिक का अंडरस्टैंडिंग और वो पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द हाईएस्ट डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। दूसरा, हमारे यहाँ अब भी 6 साल से फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा आना चालू हो गया, बट पहले तो फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स भी बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में चला जाता था। और वो 10th पास करता था तब वो 12 साल का भी नहीं होता था, तब भी वो 10th पास कर लेता था। मतलब ये सारे रूल्स नहीं थे जब। ओके, अभी जो रूल्स बने हैं ठीक है, कुछ समझ के ही बनाए होंगे, बट यूनिवर्सली इंडिया को या एशिया को छोड़ के ये एज लिमिट बहुत ऊपर है। मतलब उनको मैट्रिक्स जो हमारा जो लेवल है 10th या 10+2 वाला लेवल, वो पास करने में वो ऑलमोस्ट दे आर इनटू देयर लेटर टीन्स और अर्ली 20s। तो ये मतलब कहना ये है कि हमारा इंडियन ब्रेन इज द बेस्ट ब्रेन ऑन द वर्ल्ड, और वो हमने जेनेटिकली हायर किया हुआ है। मतलब ऊपर से हमारे एंशिएंट टाइम से जो हमारे ऋषियों ने हमें जो सिखाया था उसको फॉलो करते करते हमारे एंसेस्ट्रल मेथड से वो हमारे अंदर आया हुआ है। मतलब वो जेनेटिकली वी हैव गॉट इट इनसाइड। तो ये बेस्ट ब्रेन है दुनिया का। जब हमारे यहाँ सिविलाइजेशन था तब वो तो जंगल में भटक रहे थे, तो हमें कोई इससे आगे की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनसे सबसे ये देखा नहीं जाता। तो हमारे इंडियन ब्रेन्स को करप्ट करने के लिए सोशल मीडिया छोड़ दिया। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। सोशल मीडिया छोड़ दिया, ये गेम्स वाले एप्स छोड़ दिए। जो हमारे अंदर जो गंदगी नहीं थी वो गंदगी डालने के लिए शूटिंग, ये वो मर्डर्स ये वाले डाल दिए। हमारे OTT प्लेटफॉर्म पे कोई अच्छी बात, कोई अच्छा सीरियल, कोई अच्छी सीरीज हमारे टीवी पे कुछ भी नहीं मिलता है। इट्स ऑल ए ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी व्हाट आई पर्सनली बिलीव, कि हमारे इंडियन ब्रेन को ख़त्म करने का ये एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है। अनफॉर्चुनेटली आवर इंडियन पार्टनर्स और इंडियन पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू जनरेटिंग सच कंटेंट्स। तो ये हमारे दिमाग को जो अच्छा भला दिमाग था ऊपर वाले ने ठीक से दिया हुआ था, वो दिमाग में हम ये रोज गार्बेज भरते हैं। इतनी सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से इतना गार्बेज, इतनी फालतू रील्स देख देख के नहीं हम अपने समय को किल करते हैं, अपने दिमाग की एफिशिएंसी को भी किल करते हैं। एक सिंपल सा टेस्ट बहुत पॉपुलर है। आप नॉर्मली 30 मिनट तक कोई भी फोन को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को टच किए बिना रहो। 30 मिनट्स के बाद में यू फिक्स योर फिस्ट। आप अपनी मुट्ठी को एकदम पूरी ताकत लगा के बंद करो और अपनी जो ताकत लगाई है उसको याद रखो। कितनी जोर से आपने ये मुट्ठी बंद करी थी, एकदम जोर से खाली वो ताकत को याद रखना। खोल दो, मोबाइल उठाओ, 30 सेकंड्स तक अपने हाथ में रखो, वापस रख दो और फिर मुट्ठी वापस लगा दो। उतने नहीं होंगे, वो जोर लग ही नहीं सकता। जो 30 मिनट्स तक आपने एक्सरसाइज करके मुट्ठी लगाई थी वो 30 सेकंड में, 30 सेकंड बहुत ज्यादा है, वो खाली उसको छू के वापस निकल गए, वो मुट्ठी नहीं लग पाएगी।
ये इक्विपमेंट्स हमारे बिल्कुल हृदय के बाजू में हम लगा के शान से घूमते हैं, और इसी वजह से इतने हार्ट पेशेंट्स, इतने कैंसर पेशेंट्स, ये कैंसर खाली पेस्टिसाइड से नहीं आता है, खाली पोल्यूशन से नहीं आता है, ये रेडिएशन से भी आता है। हाँ। इसको हम समझते नहीं हैं। हमने इनकी देखा देखी में, हमारे यहाँ जो कृषि की पद्धति थी, जो घर के, शहर के, गांव के कचरे को प्रोसेस करके उससे खाद बना के, वो सस्टेनेबल मेथड्स थी। वो सस्टेनेबल मेथड्स को हम भूल गए हैं और हमने यूरिया इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये यूरिया क्या देता है? खाली नाइट्रोजन देता है। अभी आप बताओ, जो जमीन के नीचे पहले 9 इंच की सतह पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वही खेती के लिए और वो जमीन को जिंदा रखते हैं। अभी उसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन, राइट? आप क्या दे रहे हो? केमिकल्स, नाइट्रोजन। बाकी सब फर्टिलाइजर्स को भूल जाओ, खाली यूरिया की बात करते हैं। आप उसको दे रहे हो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कोई जिंदा रहता है? नहीं। तो आपने वो बैक्टीरिया को मार दिया, जमीन को मार दिया। यू किल दैट लैंड। आपने अपने एग्रीकल्चर को मार दिया। अपने फोरफादर्स बोलते थे कि वो गेहूं इतना मीठा हुआ करता था, वो फ्रूट्स इतने मीठा हुआ करते थे, वो हर चीज इतनी स्वादिष्ट हुआ करती थी। अभी कितने मसाले डालते हो, स्वाद नहीं आता, नेचुरल टेस्ट नहीं आता, टेस्ट ही नहीं है। तो वो नाइट्रोजन की बदौलत है, यूरिया की बदौलत है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की बदौलत है। उसको स्टोर करने के लिए वापस और केमिकल्स डाले। मतलब हमने अपनी सारी फूड चेन को, रेस्पिरेशन को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हर चीज को ये केमिकल या इनकी मानसिकता से आए हुए गार्बेज को हमने एडप्ट करके अपने आप को एक गार्बेज डंप साइट बना दिया। ये बाहर वाले जो डंप साइट है वो फिर भी छोटे हैं, अंदर वाला गार्बेज कितना बड़ा है। आज इंडिया में या कोई भी कंट्री में जब हम देखते हैं जो मोलेस्टेशन हो रहा है, इट्स अ गार्बेज, इट्स अ ह्यूमन माइंड जनरेटेड गार्बेज, एंड दैट गार्बेज इज द रीजन कि आज कोई भी सेफ नहीं है, बेटा भी सेफ नहीं है, बेटी भी सेफ नहीं है। इट्स अ गार्बेज। ये माइंडसेट कहाँ से आया? ये सारा कलेक्टिव गार्बेज हम पूरा दिन फोन से उठा के या सोशल मीडिया से, टीवी से, ओटीटी से, आसपास में डिस्कशन से, जहाँ से भी गार्बेज उठाते, वही गार्बेज का ये नतीजा है कि आज दुनिया लिवेबल नहीं बची है। आपने बोला था वेंटिलेटर पे आ गई है। वेंटिलेटर पे तो फिर भी जिंदा लोगों को रखा जाता है, जो मर चुके उनके लिए तो कोई भी सिस्टम नहीं है। और हमारा ज़मीर मर चुका है, हमारी आत्मा मर चुकी है। हम आत्मा की बातें करते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये ज़मीर को मार के, अपने एथिक्स को मार के, अपने एंशिएंट साइंस और सिविलाइजेशन को मार के अगर हम मॉडर्न अपने आप को कहते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। और अगर ये सोचना भी है मॉडर्नाइजेशन हुआ है कि नहीं, तो भी हमें पहले वो गार्बेज हटा के ही सोचना पड़ेगा। तो सर, इंडिया में प्रॉब्लम बड़ी है या लोगों के माइंडसेट बड़े हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कचरे की, तो कोई एक इंडियन नॉर्मली रोड पर जाता है ना, अगर वो कुछ खा रहा है या कुछ पानी पी रहा है, तो वो उसको रोड पर छोड़ देगा। वो बोलेगा अगर मैं इस कचरे को डस्टबिन में डालूंगा तो एक इस कचरे की वजह से क्या ही बदलाव आ जाएगा। तो सर, इंडिया में लोगों को अगर थोड़ा ज़्यादा अलर्ट कर दे, थोड़ा अलार्म दे दे कि भाई दुनिया खतरे में है, और सच में सब जाग जाए ना, तो सर आई गारंटी यू 1 साल में एक हमें अलग ही इंडिया देखने को मिलेगा। सो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपको एक क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कंपटीशन की बात कही है, वो कंपटीशन खुद ही एक गार्बेज जनरेशन की मेथडोलॉजी है। हमारी इंडियन माइथोलॉजिकल साइंस हमें स्वभाव की बात करती है, स्वभाव। दिस इज द ओनली एंशिएंट सिविलाइजेशन इन ऑन दिस अर्थ जो स्वभाव की बात करता है। बाकी सारे इधर उधर की बात करते हैं, गॉड ड्रिवन है।
बाकी खाली ये इंडियन माइथोलॉजिकल साइंस ये है जो स्व की बात करता है, जो आत्मा की बात करता है, जो अपने पास्ट फ्यूचर संस्कार की बात करता है. Sanskar is the impressions which are made on our soul. So when India or our Hindu Sanskriti believes in rebirth, तो हम पूर्व जन्म से भी अपने संस्कार, the impressions on our souls लेके आए हुए हैं. तो that impressions continue for all the generations or all the births we are going to come and take. So ये हम स्व से शुरू करते हैं. तो जब स्व की बात करती हैं तो हमें अपने आप के डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, अपने स्किल्स के, अपने संस्कार के, अपने नीति के, अपने धर्म के. स्वधर्म, ये बाकी जो धर्म को बोलते हैं वो बुकिश धर्म है, दैट्स नॉट द धर्म, इट्स स्वधर्म. स्वधर्म इज मच अबाउ ऑल दिस धर्म. और अगर हम स्वधर्म का पालन करते हैं तब ये कोई धर्म की, कोई मंदिर की, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, अगर हम अपने स्वधर्म के बारे में कॉन्शियस है. तो ये कॉन्शियसनेस की जब बात हम करते हैं या हम स्व की बात करते हैं तब कोई कंपटीशन नहीं है. ये कंपटीशन इज़ अ वे ऑफ गार्बेज. आपको ये रेट रेस में रखा गया है. ये मार्क्स कोई मायना नहीं रखता है. मायना ये रखता है आप कितने अच्छे सिटीजन बने. आपकी स्कूल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आपको ये अच्छे सिटीजन बनाने के लिए 100% फोकस्ड है. आपके पूरा मैनेजमेंट, जितने भी लोगों को मैं मिला, उनके बिहेवियर, उनकी बात करने का तरीका, उनका आपके साथ का बिहेवियर, और स्टूडेंट्स जो इनको नमस्ते करके जाते हैं, ये इंडियन ट्रेडिशंस. तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि आपकी स्कूल आपके डेवलपमेंट के लिए कितनी सेंसिटिव है. और ये पूरा सेंसिटाइजेशन आपके ट्रस्टीज़ के ऊपर से आज सुबह से मैं जो इनकी बात सुन रहा हूँ तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि कोई भी स्कूल कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलती है. दे आर टीचिंग यू टू गिव, दे आर नॉट टीचिंग यू टू रिसीव, दे आर टीचिंग यू टू गिव. दैट्स द डिफरेंस. ये माइंडसेट आपकी स्कूल को बाकी प्रोफेशनल स्कूल से अलग करके रखेगा. और आई शुड बी फीलिंग वेरी लकी कि आज मुझे भी आपकी स्कूल में आके ये आपकी स्कूल को समझने का एक मौका मिला. तो इट्स रियली वंडरफुल कंसेप्ट. अभी रही बात कंपटीशन की, तो ये अगर कंपटीशन हम दिमाग से निकाल देते हैं तो आधे से ज़्यादा गार्बेज तो ख़त्म हो गया. हमें फर्स्ट क्यों होना है? हम जहाँ खड़े हैं वहीं कोई कुछ अच्छा होके कुछ अच्छा नहीं कर सकते क्या? जब ये कंसेप्ट को हम समझ लेंगे तब जाके ये इससे अच्छा या उससे अच्छा ये निकल जाएगा. तब जाके जो हमारा सबके साथ में सिंक करने का, जीने का जो व्यवहार है, ये वसुधैव कुटुंबकम वाला जो विचार है जो हमारे इंडियन सिस्टम का, वो विचार हकीकत में हम जी पाएंगे. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, what one single man cannot do. Nothing. There is nothing impossible. Nothing is impossible. Yes. Right? हिंदुस्तान की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन को एक बंदे ने थोड़े साल पहले आके पूरे माइंडसेट को चेंज करना शुरू किया. He started with the झाड़ू फर्स्ट. महात्मा गांधी भी यही कह के गए थे, लेकिन बीच में एक अंतराल के लिए हम भूल गए हैं, हम क्रेजी थे. फिर वापस वही महात्मा गांधी के नाम से ही वो सिस्टम आई और वो सिस्टम ने इंडिया को अभी के लिए रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है. मेरी जनरेशन आज भी बिना सोचे समझे चालू गाड़ी से पानी की बोतल बाहर फेंक सकती है, लेकिन आपकी जनरेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है. एंड इट्स द रियल प्राउड एंड द क्रेडिट गोज टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि इन्होंने हमें वापस वो स्वच्छता की तरफ हमें ड्राइव करना शुरू किया और हम धीरे धीरे सुधर रहे हैं. सदियों से ये जो गार्बेज दिमाग में घुसा हुआ है एंड दैट हैज अनफॉर्चुनेटली बीन ए पार्ट ऑफ आवर entire culture and the new culture what we have unfortunately adopted. तो ये इसको निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन नई जनरेशन जैसे सारी स्कूल्स आपकी स्कूल जैसी हो गई, फिर गार्बेज कहाँ बचेगा?
फिर कौन रोड पे फेंकेगा? फिर ये माइंडसेट कहाँ प्रॉब्लम होगी? जब अपने दिमाग में ही गार्बेज नहीं है तो ये जो इनजस्टिस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ बचेगा? जब जैसे आपकी स्कूल हर साल इतने सारे लोगों को खाना, ग्रेन्स पहुंचाती है, Donation, yes. कपड़े पहुंचाती हैं, इनको पढ़ाई के लिए मदद करती है, जब ये सारी स्कूल सारे बच्चे ये सीखेंगे, ये आपके हाथों से करवाती है स्कूल, ट्रस्टीज जाके नहीं करते, आपके हाथों से करवाते हैं। जब आपके अंदर ये स्कूल से मिले हुए संस्कार और ज़्यादा बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, तब जाके ये दुनिया रहने लायक बनेगी, तब जाके हम वसुधैव कुटुंबकम को सही मतलब में हम इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे पास थी। देयर वॉज ए टाइम फ्रेम, वी हैव फॉरगॉटन आवर ओन कल्चर, लेकिन स्कूल्स लाइक रेडिएंट इंटरनेशनल इज ब्रिंगिंग दैट कल्चर बैक। वो हमारे और आपके सबके दिमाग में वो इनकलकेट कर रहे हैं, और वो इनकलकेशन विल ब्रिंग द चेंज, एंड दैट चेंज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। वो चेंज आज मैंने विटनेस किया है, और वो चेंज बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, वेरी वेल सेड। बीइंग अ स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो सो प्राउड। मुझे इस उम्र में इतना बड़ा, इतना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है हमारे स्कूल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, सो इवन आई एम वेरी ग्रेटफुल। और सर, बीइंग अ स्टूडेंट, बच्चों की बात करते हैं। हमारे स्कूल में ही बहुत सारे यंग माइंड्स हैं दैट वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, दे वांट टू स्टार्ट द बिजनेस इन फ्यूचर। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योरिस्ट, हाउ कैन यू मीन्स आप कैसे उनको बोलेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए? यू फ्रॉम दिस एज उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस माइंडसेट जो कोर आपका है, वो हमारे बच्चों में लाने के लिए व्हाट शुड दे डू? और फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बिजनेस नहीं करना, लाइक, एंड दे वांट टू मेक देयर करियर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम ट्रैश टू ट्रेजर, आई हैव टू सर्व द कंट्री जिसमें इतना अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्स है, और अगर मुझे मेरा करियर आपके साथ बनाना है और आपके काम जैसा बनाना है, सो मुझे क्या अभी से तैयारी करनी पड़ेगी? सो प्लीज गाइड अस सर। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस। और मैं समझता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को, जैसे आज आप 12th में हैं तो आपको एक अपना करियर पाथ सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। आपके पेरेंट्स में ये सोचा होगा कि आप डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी, या ये बनोगी, वो बनोगी, तो दे हैव डिसाइडेड समथिंग फॉर यू। लेकिन उनके पास जो विचार है वो उनके ज़माने के विचार है। तो आज को आपको सोचना है। तो आप आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, आप जब ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके बाहर निकलेगी, तब आपको क्या सोचना है, तब किस चीज़ का ज़माना होगा, तब क्या ट्रेंड में होगा। आज जो AI का 2 साल से जो AI आया है, उसको सोच के AI के पीछे लगे हैं। उससे पहले जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग था उसके पीछे लगे थे, बीच में कुछ IoT के पीछे लगे थे। तो IT, IoT, AI, इन सब के पीछे हम भाग रहे हैं, राइट। लेकिन आज कोई 12th स्टैंडर्ड का बच्चा AI में ग्रेजुएशन करना चाहेगा, और कहीं AI का ग्रेजुएशन मिल भी जाता है, तो बाहर निकलेगा तो वो जो बुक्स में पढ़ा था वही लेवल का AI मिलेगा बाहर निकल के। That AI must have changed completely. जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 80 लाख रुपया पर मंथ का सैलरी सोच के जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, उनको 8,000 की नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो ये कैरियर जब सिलेक्शन के लिए हम सोचते हैं, तब हमें, जब हम ग्रेजुएट होंगे, मतलब इन योर एज, तब क्या ट्रेंड में होगा वो सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। कोई भी एक फैक्ट्री ऐसी दिखाओ, टेक्सटाइल हो या डायमंड्स हो या वॉटेवर, कपड़ा बनाने वाली, ईंट बनाने वाली, ये वो कोई भी फैक्ट्री जिसका रॉ मटेरियल 100% फ्री हो,
नहीं, कोई भी फैक्ट्री नहीं होती है, राइट? कोई एक ऐसी चीज बताओ जो अनलिमिटेड है, कभी एंड होगा ही नहीं। धरती, पानी, हवा सब लिमिटेड है। यस। अनलिमिटेड क्या है? कुछ भी नहीं। एंडलेस है, कुछ भी नहीं। जो कभी नहीं मरता। कुछ भी नहीं। I'll name you that raw material. ह्यूमन। Pollution is the raw material जो एंडलेस है, जो कभी नहीं मरेगा। और ये पोल्यूशन के सॉल्यूशन पे अगर आप काम करोगी तो आपका बिजनेस कभी ऊपर नीचे, डाउनफॉल अपफॉल कुछ नहीं होगा, और ये स्टीप वे में ऊपर ही चढ़ता जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन हमेशा बढ़ा है, कभी कम नहीं हुआ है। आपने पोल्यूशन को नापने के मायने को बदला है, तब जाके आपको दिखाया कि पोल्यूशन पहले से कम हुआ। लेकिन पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था? तो ओवरऑल यू हैव ग्रेजुएटेड एंड मास्टर्ड इन पोल्यूशन। तो जो पोल्यूशन के सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, और उसके सॉल्यूशंस भी हम पोल्यूशन से ही निकालेंगे। हाँ। गुजराती में कहा जाता है, जे पोषतु ते मारतु, एक क्रम दिशे छे कुदरती। जो पोषने वाला है वही मारने वाला है, जो मारने वाला है वही पोषने वाला है। जब हम पोल्यूशन को मारने वाला सोचते हैं तब हम गलती करते हैं। जब इसको पोषने वाला समझने की कोशिश करेंगे, उसमें इतनी डीप डाइव लगाएंगे, तब उसी में से सॉल्यूशन निकलेंगे। जहर और अमृत एक ही समुद्र मंथन से निकले थे। हम अमृत को चाहते हैं, जहर को छोड़ देते हैं। लेकिन जहर को अगर अमृत में कन्वर्ट कर दिया तब अमृत अनलिमिटेड है, बाकी तो एक ही घड़ा निकला था, राइट? तो ये अनलिमिटेड अगर आपको अमृत पाना है तो ये पोल्यूशन का सॉल्यूशन इज द अमृत। सस्टेनेबिलिटी, मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे करता हूं कि जिंदा रहने के लिए अगर जो स्किल्स की या जो मदद की जरूरत है वो सस्टेनेबिलिटी है। ट्रू। अभी ऐसा कौन है जो मरना चाहता है? कोई नहीं। तो सबको जिंदा रहना है, और सबको ये पोल्यूशन के साथ में भी जिंदा रहना है। सबको, आज हम सबकी उम्मीद है आप 100 साल जियो, है ना? 100 साल कैसे जी पाओगे? Yes. There is no way to live 100 years with this food, this air, this water, this garbage in the brain. How will you survive for 100 years? 30 की उम्र नहीं हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, किडनी हो गई, हार्ट का प्रॉब्लम चालू हो गया, कुछ भी नहीं है तो डायबिटीज तो पक्का है। डायबिटीज आ गया तो सारी चीजें आ गई। जब आप पोल्यूशन से सोल्यूशन ढूंढते हो और उसके लिए कोई अलग से पोल्यूशन नहीं करते हो, तब जाके आपका जो सोल्यूशन बनता है वो सस्टेनेबल सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आपको सारे पोल्यूशन का, मतलब आप जब तक जान रहेगी तब तक पोल्यूशन रहने वाला है। पोल्यूशन इज एंडलेस एंड पोल्यूशन इज एवर ग्रोइंग। तो ये पोल्यूशन का सोल्यूशन अगर आप कैरियर बनाते हो तो आई कैन बेट इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्रीज की ज़रूरत नहीं है। इट नीड्स ए वेरी स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस, और ये थॉट प्रोसेस के लिए कोई मास्टर्स, कोई ये पीएचडी, ये कुछ की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप खाली वो थॉट प्रोसेस को अपना लो और वो थॉट प्रोसेस से अपनी कैरियर को डिफाइन करके उसमें आप प्रोग्रेस करो। इट्स एन रिसर्च ऑन इट्स ओन। It's a complete research, and it takes your entire life for this research. It's an endless journey. But this research, this learning, this definition of solutions to the pollution will prepare a very, say, super highway for your career. And उसमें कोई उतार चढ़ाव कभी कैरियर के नहीं आते, हमेशा ऊपर ही जाना है। तो इतना 100% एंश्योर्ड एंटरप्रेन्योरशिप आपको मिलेगी पोल्यूशन के सॉल्यूशन से। दूसरा, हम
As an organization, we always invite like-minded people. हमारे यहाँ ये सेक्टर में we don't have any specific criteria, but the only qualification criteria is that he or she should be loving the nature. कुदरत को बेइंतहा प्यार करते हुए लोग चाहिए, और जो ये कर सकते हैं, जिनके अंदर प्रेम भरा है, वो कुछ भी कर सकते हैं. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम. तो ये पोल्यूशन का सोल्यूशन सबसे बड़ा कैरियर बन सकता है. इसके लिए कोई IIT, NIT, JEE नहीं भी पास किया तो भी ओके है. पास करके आए, कुछ नया सीख के आए, बहुत बढ़िया है. तो 100% ये कैरियर बन सकता है, और ये एंडलेस कैरियर है. और ये कैरियर ऐसा है जिसमें आप जॉब सीकर नहीं हो, आप जॉब गिवर हो. आप when you are a provider, then you always keep on providing, you don't keep on taking. तो ये without any resources, आपके लिए इसको कोई आपको एक फैक्ट्री लगानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे सॉल्यूशंस नेचर में थे, नेचर में हैं, नेचर में हमेशा रहेंगे, लेकिन हम भूल गए. सर, अभी AI के टाइम पे हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी, US कंपनीज ने इतने लोगों को फायर कर दिया बिकॉज जो काम हम कर रहे थे वो हम AI ने हमें रिप्लेस कर दिया. तो अभी सारे कंसल्टिंग पेरेंट्स जो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और बच्चे उस चीज़ में बहुत कंफ्यूज है कि अभी अगर ऐसा कोई करियर हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया जो फ्यूचर 20 to 50 ईयर्स में उस चीज़ ने AI थ्रू वो चीज़ रिप्लेस हो गई, तो हमारी इतनी सारी डिग्री ली हुई वेस्ट जाएगी. सो आपने जो बोला पोल्यूशन का सोल्यूशन, वो ऐसी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो ऐसी चीज़ है जिसको AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकती ना. सी, नॉट जस्ट AI, दुनिया की कोई ताकत इसको रिप्लेस नहीं कर सकती. ग्रेट. मैं आपको एकदम छोटे से नज़रिए से समझाऊं. मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तब MBBS वाज अ बिग डिग्री. आज MBBS कहाँ? कोई वैल्यू. अभी आगे 1-2 साल में आप देखोगे आपके दाया कान का डॉक्टर अलग है, बाया कान का डॉक्टर अलग है. बाया कान वाले को पूछा तो बोले कि दाया कान है तो मुझे नहीं पता, बाया कान हो तो बताना. दैट इज गोइंग टू बी द ट्रेंड. इतने सारा मतलब फोकस्ड हो गए, इनको हम फोकस बोलते हैं. एक्चुअल में हम फोकस नहीं हो रहे, हम तो नैनो हो रहे, माइक्रो हो रहे. मतलब अपना जो वास्टनेस था उसको हमने छोटा बना दिया, हम छोटेपन में जा रहे हैं. तो ये फैक्ट है. अभी बात पोल्यूशन की निकली है तो मैं आपको 2-4 चीज़ें समझाऊं कि ये आज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या मायना रखता है. आज जितने कैंसर के पेशेंट्स हैं पहले कभी नहीं थे. कहाँ से आया पोल्यूशन? ये पोल्यूशन से ही है, पोल्यूशन की बदौलत है. आज जितने लाइफस्टाइल डिसीज हैं वो कहाँ से आई? कहीं ना कहीं पोल्यूशन इसके लिए जिम्मेदार है. आज जो छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो जाने से लेके सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं हम पोल्यूटेड फूड, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, हर कुछ रिस्पॉन्सिबल है. पहले व्हेन आई वाज स्टडिंग आई वाज टॉट कि गर्ल्स एंटर इनटू पुबर्टी एट 12 to 14. आज गर्ल्स एंटर इनटू पुबर्टी एट 8, लेस देन 8. हाउ कम? polluted milk, polluted water, polluted food, polluted water, polluted this. So girls are entering puberty much earlier than the real age. जो पहले नॉर्मल गायनेक प्रैक्टिस करते थे वो सारे IVF की प्रैक्टिस कर रहे हैं. मतलब we have lost the reproduction capacity. How come? This is all related to pollution. इनको हम बहुत गहरे से देखेंगे तो हमारी लगभग कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं बचती है जो पोल्यूशन से रिलेटेड ना हो. तो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ पोल्यूशन है, और इसको हमने बिजनेस बना दिया तो लाइफ हो गई जिंगालाला. ओके सर, पोल्यूशन की बात निकली ही है और आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ हमारी बायोलॉजिकल साइकिल जो नेचुरली डिसाइडेड है वो इस पोल्यूशन के कारण, इस डेवलपमेंट के कारण कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है. तो मुझे अगर मेरी लाइफस्टाइल को ओरिजिनल विदाउट पोल्यूशन जो नेचुरल साइकिल है
उसको वापस से रीगेन करना हो, तो मैं ऐसी क्या डेली लाइफ में प्रैक्टिसेस करूं जिससे मुझे मिनिमल अफेक्ट हो पोल्यूशन। मुझे मेरी लाइफ में जो ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो पोल्यूशन है या कुछ भी फूड में हमारी केमिकल्स हमारे पूरी बॉडी में घुस चुके हैं, जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता बट सब कुछ आ जाता है। तो मुझे अगर न्यूट्रलाइज करनी हो मेरी बॉडी को, मुझे वापस से ओरिजिनल बायोलॉजिकल साइकिल में जाना हो, तो मैं मेरी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाऊं टू गेट इनटू बैक? सी आमतौर पे अभी हम जैसे ये शहरों में हम अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में कम से कम 1 या 2 बालकनी ज़रूर रहती है। हाँ। तो ये 2 बालकनी आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आज की डेट में काफ़ी है। ये 2 बालकनी में या अपनी घर में कहीं पे भी आपको जो सनलाइट वाली जगह मिले, वहाँ पे अपनी फैमिली का कम से कम वेजिटेबल्स आप खुद बना लो। किचन गार्डन, अच्छा प्यारा सा नाम है किचन गार्डन का, बट अपनी वेजिटेबल्स खुद पका लो। ओके। 2 चीज़ें होगी, एक तो आपको खुद करने का एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरा आप अपनी फैमिली को पेस्टिसाइड से प्रोटेक्ट कर पाओगी। इट्स ऑल ए स्मॉल स्टेप दैट स्टार्ट्स और टेक्स द जर्नी अहेड। तो एक छोटे छोटे स्टेप, तो ये पहला स्टेप हो गया, आपने किचन गार्डन बना लिया। दूसरा, वो आपकी घर की शान भी बनेगा, थोड़ा ऑक्सीजन और भी देगा आपको, और ये आपके घर के वातावरण को शुद्ध बना के रखेगा। साथ में से फॉर एग्जाम्पल इफ योर पेरेंट्स आर बिलीविंग इन वास्तु शास्त्र, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी प्लांटेशन होता है घर में, कौन से कोने में कौन सा प्लांट लगना चाहिए, इसका भी पूरा एंशिएंट हिस्टोरिकल साइंस में वो है, इंडियन साइंस में। तो वास्तु के हिसाब से आपने अपने घर की एनर्जी को अगर करेक्ट कर लिया वो पर्टिकुलर टाइप्स के प्लांट्स को लगा के, तो भी आपकी मेंटल बैलेंस चेंज होने वाली है, क्योंकि ऑल दिस इम्पैक्ट्स योर मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस को हमने इम्प्रूव कर दिया, अपने गार्बेज को टैकल करना सीख लिया, तो फिर दुनिया अपनी धीरे धीरे इम्प्रूव होना चालू हो जाएगी। रही बात प्योरिटी ऑफ वाटर दैट यू ड्रिंक, तो वो बहुत एसेंशियल है। आज की डेट में बहुत लोग ऐसे झंडा लेके घूमते हैं कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, बट द फैक्ट इज हमारी गवर्नमेंट के मैकेनिज्म आज भी 4 या 5 पैरामीटर्स को ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर्स मानती है। आज हमारे पानी में जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स या जो हार्मोनल इम्प्योरिटीज़, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़, जो हम अपने मवेशी को जो डाइक्लोफेनेक के या एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस देते थे, या हमारा अनडाइजेस्टेड एंटीबायोटिक जो हमारे वाटर ट्रेन पूरा सिस्टम में चला गया, वो सारी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें तो हमें मेम्ब्रेन सेपरेशन ज़रूरी है। लेकिन फिर भी वो पानी को हमें अगर अच्छा पानी, आरओ वाटर को भी अच्छा पानी बनाना है, तो हमारे घर में जो पुराना जो घड़ा रहता था, वो घड़े में वही आरओ वाला पानी डालो। वो मिट्टी के अंदर वो ताकत है कि वो पानी को नॉर्मलाइज करेगा, वही पानी पियो, वो वही सेम नदी वाला पानी का फीलिंग आपको दिलाएगा। मतलब ये छोटे छोटे चेंजेस को डेली बेसिस पे जैसे जैसे एडेप्ट करना शुरू करेंगे। आप अगर कुछ ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो, आपके पास दोनों चॉइस है कि ये 10 रुपये किलो वाला ये नॉर्मल केमिकल से पका हुआ है, और ये 25 रुपये किलो वाला ये ऑर्गेनिक है, और ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। तो आप ये भले ही 25 रुपये वाला खरीदो, जो भी आपके बजट से उसके हिसाब से, लेकिन आप उस हिसाब से एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को आप प्रमोट कर रहे हो। जैसे लोगों को पता चलेगा कि केमिकल से पका हुआ 10 रुपये में बिकता है और ऑर्गेनिकली पकाया हुआ 25 रुपये में बिकता है, किसान विल गेट डाइवर्टेड। वो सोचेगा कि ये यूरिया को छोड़ो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को वापस लाओ, पुराना हिंदुस्तान वापस लाओ, पुरानी एग्रीकल्चर सिस्टम को वापस लाओ, हम वापस अच्छी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बहुत से आसान है। और जैसे हमारे यहाँ ये गंदगी भी वायरस से फैली थी, वैसे ही अच्छाई भी वायरस से ही फैलेगी, और अच्छे वायरस भी होते हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी जो जस्ट सेकेंड, ओके सर, मैं एक ही क्वेश्चन में 2 टॉपिक कवर कर लूँ, चलेगा? क्योंकि टाइम कम है तो ओके सो पहला आई विल आस्क लाइक ओके स्टार्ट डायरेक्ट।
सर आपके इतने अमेजिंग से प्रोडक्ट्स है, आपने जैसे बोला कि चुटकी बजाते ही जो खराब चीज़ है आप उसको साफ करने की ताकत आपके प्रोडक्ट्स में है। सर इतना बड़ा इंडिया है हमारा, तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ योर विजन कि आने वाले 10-20 सालों में आपके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ तक और कैसे जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे कि डेली लाइफ हमारी आपके प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बेटर हो। और आपकी पूरी जर्नी में व्हाट वर योर टर्निंग पॉइंट्स और क्या क्या अपने लॉस और कुछ भी, आप इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हो तो हमेशा स्मूथ गोइंग नहीं होता, तो क्या ऐसे हार्ड ड्रॉबैक्स थे और उससे आपने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है जो आप हमें बताना चाहेंगे? So, if I try to answer your second question first, if I mix both the answers together, तो ये हमारा jointly, it's a family owned organization, और इसमें जितने भी लोग जुड़े वो सब फैमिली के मेंबर्स बन गए हैं। फैमिली मेंबर्स आर नॉट ज्वाइंट, जो जिन्होंने ज्वाइन किया वो हमारे फैमिली मेंबर्स बन गए हैं। तो ये इट्स a family driven company, and this entire earth can be our family. Sure. So it's always a welcome approach to everybody who wants to be a part of our movement. Second thing, हमने बहुत कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया था बहुत अर्ली इन आवर कैरियर कि हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं करेंगे, हम इसको ओपन एंडेड रखेंगे। मैंने अपनी एक प्रोडक्ट का पूरा फॉर्मूला आपके सामने डिस्क्लोज कर दिया। वी वांट पीपल टू रेप्लिकेट अस, वी वांट पीपल टू प्रिपेयर सिमिलर सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस को सब जाके जब प्रोपोगेट करेंगे तभी ये पोल्यूशन का सॉल्यूशन निकलेगा, तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तीसरी बात, जब उतार चढ़ाव की बात है, जब मैंने बोला मैं पेट्रोलियम कंपनी का डायरेक्टर था, तब लाइफ में ऐसे सेटबैक्स आए, तब से ये समझ में आया कि हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कैरियर का खतरा कम से कम हो। तब बहुत मनोमंथन के बाद में ये पोल्यूशन के सॉल्यूशन वाली थियरी समझ में आई। तो तब से एकदम स्ट्रेट मूविंग, फॉरवर्ड मूविंग ही एक्सरसाइज रही है। और जो हर्डल्स है वो हर्डल्स माइंडसेट चेंज करने में आती है, लोगों के माइंडसेट्स को चेंज करने में हर्डल्स आ रही है। वो कभी कभी डिमोटिवेटिंग बन सकती है, बट अल्टीमेटली चैलेंज इतना बड़ा है जो आपको दिन रात काम करने के लिए एस्पायर करता रहता है, वो आपको भगाता रहता है, वो आपको दौड़ाता रहता है। और जब चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से बहुत लोगों को साथ लेके ये सब करना पड़ेगा, और ये सब हम सब साथ मिलके करते रहेंगे। जैसे आपकी स्कूल की माइंडसेट है, जो आपके अंदर एक अच्छी चीज़ इनकलकेट करी जा रही है आपके स्कूल के द्वारा, आपको एक अच्छा सिटीज़न बनाने के मोटो से ये स्कूल का पूरा मैनेजमेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ऐसे ही माइंडसेट हम पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट कर पाए, तब हमें दुनिया में कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तब हम फिर से अपने स्वभाव की तरफ वापस आएंगे, तब हम स्वधर्म का पालन करते होंगे, तब हम पूरी पृथ्वी के सभी निवासी, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उन सबको साथ लेके चलना, जीना सीख जाएंगे, उन सब के लिए केयरफुल रह के जीना सीख जाएंगे। तब सच में हम रेडिएंट बनेंगे, तब हम सच में हमारी रेडियंस को स्प्रेड कर पाएंगे। एंड दैट इज द ओरा, द रेडियंस व्हाट वी आर सीइंग बिहाइंड द गॉड्स। उनके फोटोज के पीछे देखते हैं, वो सारी ओरा हमारे सबके पीछे भी निकलेगी, और वो ओरा, दैट इज द थिंग विच वी नीड टू ब्रिंग इन, and that heavenly aura, you people are very lucky, you are with Radiant, so that radiance has entered into it. Now it's your time to reciprocate. You need to reciprocate to your parents. You need to be thankful to your parents. You need to be thankful to your teachers. You need to be thankful to your all the colleagues and all who are working for you. आपको जो महाराज रसोई बना के देता है, you should be thankful to them. वो अच्छा फूड देता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, तब जाके आप इतना अच्छे से पढ़ पाते हो।
तो ये सोशल मीडिया को छोड़ो, ये डाइग्रेस करने वाली सब चीज़ों को छोड़ दो। अपनी जो चैट जीपीटी जवाब नहीं दे सकता वो आपकी टीचर 100% जवाब दे सकती है, एंड शी और ही इज 100% कॉम्पिटेंट टू डू दैट। और वो चैट जीपीटी कभी नहीं सोचता है कि ये जवाब आपको देने लायक है कि नहीं, लेकिन टीचर को पक्का यकीन है और पक्का पता है कि ये जवाब आपको देने लायक है कि नहीं, और ये जवाब आप ये प्रश्न क्यों पूछा वहां से सोचती है आपकी टीचर, जो आपका चैट जीपीटी नहीं सोच सकता। मतलब ये सारी चीज़ों को छोड़ो और वापस अपना जो एजुकेशन आज का आपका जो पर्पस है वो पर्पस को 100% पैशनेट होके उसको फॉलो करो, पैशनेटली उसको 100% आप एडप्ट कर लो। यू स्टार्ट लविंग योर लर्निंग एज ए प्रोफेशन टुडे, और वो लर्निंग आपको बहुत आगे ले जाएगी और आपको गाइड करने के लिए इतनी मस्त पूरी इकोलॉजी बनी हुई है आपकी स्कूल के अंदर, वो इकोलॉजी आपको कभी अकेले होने नहीं देगी। And it's an assurance from my experience today, sitting in these premises, feeling these vibrations all around me, और मुझे 100% कॉन्फिडेंस है you are at the right place, और पूरा कैरियर आपका 100% ब्राइट रहेगा। Thank you so much, sir. Thank you. It means so much, not only for me but हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। और आपकी सारी बातें एकदम एक नए जोश, और स्पेशली मुझे फील हो रहा है आपका पॉजिटिव हो रहा। सर ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, योर प्रीशियस मोमेंट। थैंक यू। थैंक यू।